पहले सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। वो बेसिक चीज़ें क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में पढ़ा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में वो बेसिक चीज़ें पहले से थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जान लेते हैं, एक नंबर 1 पे जो आती है, द वेरी नेसेसरी थिंग इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? समझिए, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो ट्रायंगल कैसा होगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मींस इफ वी कैन से हियर दैट ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, where triangle ABC is right angle. right angle क्यों होगा? because angle B is equal to 90. ठीक है, पहली चीज तो ये होगी कि एंगल भी हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद जो हम लोगों को जानना है वो दूसरी चीज ये है, और वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या हो गई आपकी, जो कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में यूज करती है, वो है हाइपोटेन्यूज। सबसे पहली चीज हो गई हाइपोटेन्यूज। नंबर 2 पर आ गया आपका बेस, और नंबर 3 पर आ गया हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। दोनों बातें ही यहाँ पर आपकी सही है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये आपका आ गया परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? अभी देखिए इसके बाद क्या है, ये तीन चीजें जो है ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अगर ये तीनों चीजों में डिफरेंस नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी समझना मुश्किल हो जाएगा, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी समझिए इन तीन चीजों में पहली चीज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनस वाली साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। ये हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, और भी छोटी छोटी क्लासेस में ये चीज हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अभी समझिए यहाँ पर हाइपोटेनस जो है आपकी सबसे लंबी साइड होगी। मींस 90 डिग्री के सामने जो भी साइड है वो सबसे लंबी साइड होगी। 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी आपने, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। मींस ग्रेटर एंगल मींस दिस वन इज 90 डिग्री and these two angles are acute angles, means less than 90. 90 is greater, so the hypotenuse AC side will be hypotenuse and always be longest. Clear? तो ये चीज होगी, हाइपोटेनस हमेशा कौन सी होगी? जो सबसे लंबी साइड होगी। मतलब in the given triangle AB will be the hypotenuse. ये तो हो गई पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा ही जरूरी थी जानना। अब दूसरी चीज में आता है बेस और परपेंडिकुलर। अभी बेटा एक चीज समझने वाली यहाँ पर ये है कि जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो दोनों ही, ये भी बेस हो सकती है और ये भी बेस हो सकती है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है। बस समझना यहाँ पर क्या है कि कहाँ पर कौन सी साइड बेस होगी और कहाँ पर कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग इसको रेस्ट कर देते हैं वैसे तो। अभी देखिए सबसे पहली चीज क्या होगी, एक ट्रायंगल ABC है जो आपका, तो यहाँ पर कब ये जो AB साइड है ये कब परपेंडिकुलर कहे जाएगा या अल्टीट्यूड कहा जाएगा इसको, और कब इसको बेस कहा जाएगा, दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। इस साइड को हम कब परपेंडिकुलर कहेंगे और कब बेस कहेंगे। सेम थिंग BC के साथ भी होती है। AB के साथ जब हम परपेंडिकुलर और बेस दोनों कह रहे हैं तो BC को भी बेटा परपेंडिकुलर और बेस हम दोनों कहेंगे। अब कब कहेंगे परपेंडिकुलर और कब कहेंगे बेस, आइए इस बात को जान लेते हैं, दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए AB साइड जो है वो परपेंडिकुलर कब कही जाएगी और BC साइड बेस कब कही जाएगी। अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हो, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया, उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ कि दो चीजें हो गई। आपको आपने भी पढ़ रखा है कि तीन चीजें होती है। नंबर 1 हाइपोटेनस होती है, नंबर 2 पे बेस आ गया और नंबर 3 पे परपेंडिकुलर आ गया। आपने पहले से ये पढ़ रखा है और माइंड में हमेशा सेटअप यही बना रहता है कि जो खड़ी लाइन दिखती है वो परपेंडिकुलर, जो नीचे एक लाइन हॉरिजॉन्टल में दिख रही है वो हमारी हो गई है बेस। बस यही एक कंफ्यूजन है जो कि हमेशा माइंड में बना ही रहता है और सभी लोग अक्सर करके ये गलती कर ही देते हैं। खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले यूज करते टाइम हम लोग ये गलती बहुत ज्यादा कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर ढूंढने में अगर आपने गलती की तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जानना जरूरी है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे इसको। आइए जानते हैं कि कब हमें किसको बेस मानना है, कब किसको परपेंडिकुलर मानना है। देखिए अगर यहाँ पर देखिए तीन ट्रायंगल है, सॉरी तीन एंगल्स हैं, एक एंगल A है, एक एंगल B है, एक एंगल C। तो B एंगल जो था आपका ये तो 90 डिग्री हट गया।
अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे बोलना ही नहीं, इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी आपके पास दो एंगल मिल गए यहाँ पर, पहला एंगल ए मिल गया और दूसरा एंगल सी मिल गया। तो ए एंगल जो आपको मिला और सी एंगल जो मिला, ये दोनों ही एंगल जरूरी हैं। कैसे जरूरी है? देखिए, फॉर एंगल ए, जब हम एंगल ए की बात करेंगे, फॉर एंगल ए अपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल विल ऑलवेज बी एल्टीट्यूड। ध्यान में रखिए ये चीज हमेशा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और परपेंडिकुलर साइड की बात की जा रही है, तो ये जो एंगल आपको जो एंगल दिया जाएगा, जिस एंगल की बात की जाएगी, उस एंगल के अपोजिट में, उसके फ्रंट में जो भी साइड आपको दिख रही है, कौन सी साइड दिख रही है? बीसी साइड। तो फॉर एंगल ए बीसी इज परपेंडिकुलर, फॉर एंगल ए बीसी इज परपेंडिकुलर। हमेशा माइंड में बिठा लो ये बात, जिस भी एंगल की बात की जाएगी उस एंगल के ठीक अपोजिट की साइड जो होगी वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी। मतलब यहाँ पर फॉर एंगल ए बीसी इज परपेंडिकुलर और फॉर एंगल सी, अब इसी की बात नहीं करते हैं, अच्छा पहले ए की ही बात कर लें। ए के लिए जब बीसी परपेंडिकुलर हो गया, एसी हाइपोटेनस हो गया, तो बचा क्या? बची एक साइड, एबी साइड, जिसको कह दिया एबी साइड। एबी साइड यहाँ पर आपकी क्या हो गई? बेस हो गई। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था जानना आपका कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। तो परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट में जो भी है वो हो गया आपका परपेंडिकुलर, और इसके बाद जो एक थर्ड साइड बचती है वो आपका बन जाता है बेस। अभी आपके पास तीन चीजें हो गई, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनस मींस लॉन्गेस्ट साइड, मींस अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट की साइड जो है वो है हाइपोटेनस। मतलब यहाँ पर AC आपका हाइपोटेनस, B एंगल 90 डिग्री, A एंगल आपका क्या था? एक्यूट एंगल था ये। तो A की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो A एंगल के लिए BC साइड परपेंडिकुलर हो गई और AB साइड बेस हो गई। मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर के लिए अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब कल ABC में आपको हमने दोनों बातें बताई, कब ये AB जो है परपेंडिकुलर होगी और कब AB बेस होगी, ठीक है। अब देखते हैं इस वाली साइड के लिए, BC साइड के लिए सेकंड थिंग क्या हो गई? आपकी BC साइड हो गई। तो देखिए BC साइड का मतलब हो गया एंगल C। जब आप एंगल C की बात करेंगे, फॉर एंगल C, जब हम एंगल C की बात कर रहे होंगे तब हमको यूज करनी है। कैसे यूज करनी है समझिए। जैसे बच्चों अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि एंगल A के लिए जो आपकी AB साइड थी वो क्या हो रही थी? बेस साइड बन रही थी, और BC साइड क्या बन रही थी? परपेंडिकुलर साइड बन रही थी। अब इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं, एंगल C की जब बात करेंगे तो एंगल C के लिए AB साइड क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर होगी। क्यों परपेंडिकुलर होगी? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया परपेंडिकुलर का मतलब हो गया उस एंगल के अपोजिट की साइड जो होगी, एंगल के अपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर। अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, मतलब इस एंगल के जो अपोजिट की साइड होगी वही आपकी परपेंडिकुलर होगी। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब देखिए इसके बाद तो एंगल C के अपोजिट में है आपके यहाँ पर AB साइड, तो AB साइड क्या हो जाएगी? आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखिए परपेंडिकुलर मिल गया और AC हमेशा हाइपोटेनस होगी। क्यों हमेशा होगी? क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने की है और ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने की जो आपकी साइड बन रही है वो हमेशा सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर AC आपकी क्या हो गई? हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद देखिए AB यहाँ पर हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो बची कौन सी साइड? BC साइड बची, जो कि क्या थी हमारी? बेस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि अगर नहीं क्लियर करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी जो कॉमन सी बातें थी जानने की वो। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे की जो दूसरी चीज है वो क्या है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब तीन चीजें होती हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े हुए हैं। अभी पहला रेशियो साइन पढ़ा था, फिर कॉस पढ़ा था, फिर टैन पढ़ा था, और तीन इनके जस्ट अपोजिट वाले भी पढ़े थे आपने। कौन सा पढ़ा था? कॉसेक, कॉसेक और कॉट। इनके बारे में भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हल्का सा, बिल्कुल माइन्यूट सा। देखिए कैसे आपने पढ़ा था PdP/HHB, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है और सबने ये चीज पढ़ी हुई है, सबने देखी हुई है कि P/H मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। आप ये एक फॉर्मूला याद करके ये इतने ढेर सारे फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप कह लो इसको, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसके लिए ट्रिक भी मैंने बताई है आपको कि यहाँ पे साइन यूज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉस और यहाँ पर टैन लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉसेक लिख लेते हैं, यहाँ पर सेक लिख लेते हैं और यहाँ पर कॉट
साइन cos tan यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे cosec से cot लिख लिया। और जिनको अभी भी डाउट है उनके लिए अभी मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, वो लिंक पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि कैसे क्या हुआ था। p अपॉन h का मतलब हो गया यहाँ पर आपका sin बन गया, b अपॉन h का मतलब हो गया cos बन गया, p अपॉन b का मतलब हो गया यहाँ पर आपका बन गया tan। तीनों चीजें हो गई आपके पास। इसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट मैंने आपको बताया था क्या, cosec, for cosec we can write h upon p, for sec we can write h upon b, for cot we can write b upon p। Likewise p अपॉन h का मतलब हो गया sin, b अपॉन h का मतलब हो गया cos, और p अपॉन b के लिए आप tan यूज करेंगे, इसी का वाइस वर्सा h अपॉन b के लिए cosec, h अपॉन b के लिए sec और b अपॉन b के लिए cot यूज करेंगे। ये तो हो गई तीन चीजें जो कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि जाननी थी। अब बात आती है कभी कभी क्या अक्सर करके ये कंफ्यूजन बना ही रहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि हम पहचानेंगे कैसे कि सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फार्मूले आपने बता दिए, अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, सीधे से एक पहले तो आप बिना एक चीज और जानिए कि बिना किसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हुए अगर आप सोचें कि आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको सबसे पहली और जरूरी चीज ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही बनाना है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, आप ये मान के चलो बिल्कुल भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे तो यहाँ पर भी आपको तीन चीजें मिलेंगी, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। बस अब ध्यान में ये रखना है कि अब तीन चीजें और साथ में एक एंगल भी गिवन होगा, ठीक है ना। तो आपको बेस और हाइपोटेनस में अगर रिलेशन है, बेस और हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस के लिए आप कॉस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सीधे से आपको ध्यान में रखना है कि अगर बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन की बात की जाएगी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर दें तो क्लियरली दिखेगा आपको, यहाँ पे साइन कॉस और यहाँ पर tan। अगर बेस और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, कॉस का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन की अगर बात करा जाएगा तो साइन का यूज करेंगे, इसी तरह परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन की बात करेंगे तो tan यूज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं 80%, चलो 75% कर लेते हैं, 75% केसेस में tan का ही फॉर्मूला यूज होता है। 75% केस ऐसे होंगे इसमें जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ tan का फॉर्मूला यूज करके ही काम करना है। बाकी का बचा हुआ 25% का जो केस आएगा उसमें आप साइन और कॉस को भी यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है ना सभी को। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों बातें हैं जो कि थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो भी समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली चीज क्या होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी चीज क्या होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, मान लो खड़ा है, ठीक है, ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसकी आइज जो है यहाँ पर, ठीक है, वो जब देखेगा तो आइज का मतलब एक लाइन जो बनेगा जाकर के उसकी आइज का हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सीधे मैं कहूँ ऐसे खड़ा हूँ मैं और ऐसे मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरी ये जो आइज का कॉन्टेक्ट है ये ऐसे स्ट्रेट आएगा बिल्कुल, ठीक है, सीधे बन रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे कहूँ कोई सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में क्या है कि हमको उस बिल्डिंग में देखना है कि कुछ भी देखना है, मान लो हमको टावर लगा हुआ है सामने, टावर की पीक देखनी है हमें, तो हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे जो स्ट्रेट देख रहे हैं तो स्ट्रेट ही देखते रहेंगे, हमको कुछ ना कुछ गर्दन उठानी पड़ सकती है ऊपर, गर्दन ना उठाएं, आंखें तो उठानी पड़ेंगी, मतलब आई कांटेक्ट जो है ऐसे की बजाय ऐसे हो गया, मतलब ये व्यक्ति जो सामने को देख रहा था अब इसका आई कांटेक्ट कुछ ऐसे ऊपर को हो गया, है ना। मान लो यहाँ पे टावर लगा हुआ था ऐसे करके और इस टावर पे देखना था यहाँ पर, तो उसका आई कांटेक्ट ऊपर हो गया, तो जितना ये लिफ्ट हुआ उसका हेड जितना लिफ्ट हुआ या उसकी आई की जो लाइन थी इस लाइन के साथ में अब जो बन रही है ये स्लोप, जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अगर इसकी जनरल डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम डेफिनेशन में लिख देते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई, ठीक है ना। तो जब आई से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है तो हमें अपने हेड को लिफ्ट करना पड़ेगा, आई के कांटेक्ट को लिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उठाना पड़ेगा ऊपर उस चीज को हमें देखने के लिए। तो इस सिचुएशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है, जितने एंगल से हमारा हेड ऊपर हो रहा होता है, जितनी एंगल से हमारी आईज ऊपर उठ रही होती है, वो एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन की बात। इसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, सेम सिचुएशन अभी है, अभी हम यहाँ पर खड़े थे,
जो ये व्यक्ति था यहाँ पर खड़ा हुआ था और ये ऊपर देख रहा था। उसी समय क्या हुआ कि उसको याद आया, अरे हम ऊपर खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, छत की जमीन पर हैं। तब फिर उसने कहा अच्छा हम छत पे खड़े हैं, तो अब हमको अभी तक हम पीक देख रहे थे, अब हमको नीचे इसका फुट देख, मालूम नीचे भी कुछ है। खंभा लगा था, वो लंबा सा पोल था, इतना लंबा था, उस व्यक्ति के बेचारा छत पे खड़े होकर देख रहा है, तब भी गर्दन उठानी पड़ रही। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अब उसने कह दिया कि भैया वो देखो नीचे देखो, छत के जो पोल लगा है उसके नीचे देखो कुछ पड़ा है। तो उसने क्या किया, अपनी आइज को अब वो क्या करेगा, ऐसे करके ऐसे नीचे देखेगा, ऐसे करके नीचे तो देखेगा। फिर से देखो बेटा एक एंगल बन गया। अब ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो में बन रहा है, ठीक है। तो ये जो बिलो में बन रहा था, जो अबव में बन रहा था, ऊपर लिख दिया इसको ना, यहाँ से जो अबव में बन रहा था ये आपका बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जो अभी आपका बिलो में बना ये कौन सा बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीजें हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों चीजें हो गई। ये दो चीजें जाननी जरूरी थी, क्योंकि अगर ये जानते नहीं हम लोग तो ये अभी क्वेश्चन में आता तो फिर बता के आते कि एलिवेशन और डिप्रेशन क्या नया बवाल आ गया। अब इसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं, जब इतना समझ ही लिया तो एक चीज छोटी सी बची है उसको भी समझ लेते हैं। तो वो छोटी सी चीज ये है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, यहाँ पर कोई पोल है और यहाँ से ये एंगल बना एंगल एलिवेशन और यहाँ से ये बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बेटा किसी एक चीज के लिए और एक ही सेम चीज देखने के लिए दोनों सेम होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो होता क्यों है, उसका भी एक रीजन है बेटा। ये जो लाइन हो रही है ये पैरेलल लाइन जा रही है ऐसे, और जब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक पैरेलल लाइन स्ट्रेट जा रही है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और आपने लाइंस और एंगल क्लास 9 चैप्टर में पढ़ा था ये कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और वहां पर एक ट्रांसवर्सल का काम होता है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ये बन रही होती है, ऐसे करने से ये ट्रांसवर्सल लाइन जो बन रही है तो ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, और इस एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये वहां से कॉन्सेप्ट आता है, ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है भाई। इसके बाद एक चीज और देखो, कहा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कह देते हैं सन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन। जब एल्टीट्यूड ऑफ द सन का मतलब हो जाए, कह दिया जाए तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है। जैसे आप कह दिया यहाँ सन है, उसका एल्टीट्यूड इतने डिग्री पर बन रहा है, एल्टीट्यूड इतने डिग्री पर बनने का मतलब हो गया वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही दिया है। एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको सीधे सीधे एंगल नहीं दिया गया होगा, एल्टीट्यूड ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप ये नहीं समझेंगे बिल्कुल कि सर यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब क्या परपेंडिकुलर वाली साइड की बात हो रही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब था एक जनरल कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोगों ने अभी देखा और समझाया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जानने भी जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो फिर डाउटफुल रह जाएगा मामला, ठीक है। चलो आओ कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक है जो, उसका चैप्टर का नाम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका जिसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रोप है उसके ऊपर चढ़ रहा है बेचारा, ऐसे ऐसे करके चढ़ता हुआ चला जा रहा है। रोप ऐसे बनी हुई है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है। चढ़ने दो, अभी देखना ऊपर पहुंच जाएगा। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। कहने लगे लो एक नया चीज है कि यहाँ पर एक खंभा लगा है। अच्छा, इसमें कोई जादू वादू नहीं भैया, समझ लो, सीधी सी बात है। खंभा लगा है, उसके सपोर्ट में एक तार था, उस रोप पर वो चढ़ रहा है। हम सोचे खंभा है नहीं, ऐसे चढ़ा जा रहा है, नहीं, खंभा है, उसके ऊपर रोप बनी हुई है और रोप पे वो चढ़ रहा है। जब रोप पे चढ़ा तो क्या हुआ, कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। खंभे की लंबाई, ऊंचाई बताओ, ये ऐसा पूछ दिया। बोले हाइट बताओ खंभे की कितनी होगी, ठीक बात। चढ़ वो बेचारा जादू कर रहा है सर्कस वाला, बताना हमें। चलो ठीक है, बताते हैं भाई। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कहने लगे अगर एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का बनना है। लो भाई कितनी बढ़िया बात है, देखो सब कुछ तो दे दिया गया। अब जैसा जैसा उसने बताया था हम वैसा वैसा कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा एक खंभा है, चलो ठीक है, एक पोल हो गया। लेट ए बी बी द पोल, हमने लेट कर दिया, लेट ए बी बी द पोल, चलो बढ़िया बात। लेट ए बी बी द पोल, पोल हमारा कौन सा लेट हो गया, ए बी लेट कर दिया पोल। और इसकी हाइट कितनी है, पोल ऑफ द हाइट, पोल है एक बात है जिसकी हाइट हमने कितनी लेट कर ली है, h मीटर। इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर दिया, लेट लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। लो h मीटर का हमने पोल एक लेट कर दिया। उसके बाद कह रहे थे कि ये 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। लो भाई बना दो, लो बना दिया। ये क्या हो गई, ये 20 मीटर लॉन्ग हो गई। कौन से यहाँ पे पॉइंट दे दिया, सी पॉइंट दे दिया। यहाँ पे लिख देंगे BC विद द रोप, ठीक बात, BC विद द रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर, अच्छी बात हो गई। चलो दो चीजें मिल गई।
ठीक है, जितना क्वेश्चन में जितना बताता जाए हम लोग उतना करते जा रहे हैं, ये सब चीजें इतना उसने दे रखा है जो बताते जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। इसके बाद कह रहा है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा था वो 30 डिग्री का बना रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल ये है और यहाँ से जो रोप बन रही है इसके बीच का ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ पर क्या गिवन हो गया, 30 डिग्री। ठीक है भाई, हमने लिख दिया एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री, कोई बात नहीं, ये हो गया। तो इतनी चीज हम लोग को यहाँ से मिल गई, अरे ये तो बहुत कुछ मिल गया। अब सीधी सी बात है, ये हाइट हमने x मीटर लेट की थी। अब आप यहाँ पर आप खुद दिमाग लगा रहे होगे कि अभी सर ने बताया था कि जब किसी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होंगी, पहली होगी हाइपोटेनस, दूसरी होगी परपेंडिकुलर और तीसरी होगी बेस। ठीक बात। तो जब तीन चीजें होंगी तो तीन चीजों के बाद में अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा, अरे अभी तो बताया था आपने कि अगर बेस और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो सर कॉस यूज करेंगे, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं तो साइन यूज करेंगे, अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे होंगे तो हम लोग सर tan यूज कर लेंगे आंख बंद करके। तो बस वही देखना है यहाँ पर। तो अभी तो आपको पहचानना है, तो 30 डिग्री का एंगल ये है, 30 डिग्री का एंगल जब ये है तो हम बात इसी एंगल की कर रहे होंगे। तो इस एंगल के लिए ये जो AB होगी, ये साइड होगी भैया परपेंडिकुलर की, सीधी सी बात। तो ये जब साइड होगी परपेंडिकुलर की और ये 20 मीटर जो दिख रही है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बनाया था, ए पे राइट एंगल था, राइट एंगल के सामने मतलब हो गया हाइपोटेनस। तो भाई सीधी सी बात है, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो फार्मूला हमको यूज करना है साइन का, अभी हमने बताया। तो बस सीधे से यहाँ लिख देंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, जैसे ABC यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी साइन यूज करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया कि AB अपॉन AC हो गया। ठीक है ना भाई, सॉरी AB अपॉन BC हो गया, BC है ना हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सबको वैल्यू टेबल याद है, जिसको नहीं याद है पीछे के हमारे वीडियोस देखो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/20 डिग्री। ठीक है, AB की वैल्यू होगी h मीटर हो गई, भाई हमने लिख दिया h मीटर, और BC कितना था 20 मीटर, ये भी हमने लिख दिया 20 मीटर। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को। तो जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे समझ लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया 20 = 2 × h मीटर। क्या करना है, डिवाइड करा देना है। तो यहाँ से h मीटर की वैल्यू अगर आप h की निकालेंगे, यहाँ से मीटर तो हट गया भाई, तो h कितना आ जाएगा 20/2, हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। तो सीधी सी बात है कि भाई जो पोल था उसकी हाइट जो थी बेटा वो 10 मीटर की हाइट थी, मतलब जो पोल था वो 10 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचा हुआ ये था आपका पोल, और 20 मीटर की बनी थी रोप। यहाँ से एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिनको अभी ये पीछे वाले इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, वैल्यू टेबल वाले कॉन्सेप्ट में डाउट है, लास्ट के प्रीवियस वीडियोस हैं उनके मैं भी आपको लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक दे करके आप उससे देख सकते हैं उसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो वीडियोस हैं उनको देख करके इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। और अगर तब भी कहीं आपको डाउट रह जाता है तो आप हमको बता सकते हैं, हम आपको उसका भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है।